बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने द राइज ऑफ मराठास वाला चैप्टर अपना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मराठास कौन थे। मतलब जो महाराष्ट्र के आसपास के एरिया में रहते थे उन्हें मराठास के नाम से बोला जाता था। फिर हमने महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में भी पढ़ा था। उसके बाद हमने उनके जो बेटे थे उनके बारे में पढ़ा था। फिर हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने मुगल के खिलाफ रेजिस्टेंस कैसे करी थी। ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम अपना बचा हुआ चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि उस वक्त न्याय कैसे दिया जाता था लोगों को, लोगों की रैंकिंग्स कैसे होती थी, कैसे सब कुछ संभाला जाता था, प्रशासन कैसे होता था। ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे और इसके साथ आज ही हमारे ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे मराठा आर्मी से कि जो सब मराठास थे उनकी आर्मी कैसी होती थी। मतलब जो उनकी सेना होती थी मराठास में, वो कैसी सेना होती थी। तो जो मराठास की सेना होती थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, जिसमें से पहले होती थी इन्फेंट्री, फुट सोल्जर्स। मतलब जो हमारे नॉर्मल सैनिक होते हैं ना, जो जमीन के उस पे लड़ाई करते हैं, जो नॉर्मल पैदल वगैरह में बोल सकते हैं, वो होते हैं इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर्स। फिर केवेलरी जो घुड़सवार होते थे, मतलब जो घोड़ों के थ्रू फाइट करते थे, जो घुड़सवार होते थे वो थे केवेलरी। और नेवी सी फोर्स, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे मराठास थे वही थे जिन्होंने नौसेना रखनी शुरू करी थी। मतलब समुद्र की भी उन्होंने सेना रखनी शुरू करी थी, तो वो थी नेवी। अब जो हमारे केवेलरी थी, जो हॉर्स सोल्जर्स थे, वो भी 2 टाइप्स के होते थे। एक तो होते थे बारगिर्स और एक तो होते थे शिलेदार्स। अब देखो बारगिर्स कौन होते थे। बारगिर्स वो होते थे जिनको घोड़े और हथियार दोनों स्टेट देती थी। मतलब जो भी महाराज वगैरह होते थे वहां के, वो उन्हें प्रोवाइड करते थे घोड़े भी और हथियार भी लड़ने के लिए। और एक होते थे शिलेदार, जिनको अपने ही घोड़े लाने होते थे और अपने ही हथियार लाने होते थे। ठीक है, 18th सेंचुरी में उन्होंने यूरोपियन आर्मी का स्टाइल देखा कि यूरोपियन आर्मी कितनी डिसिप्लिन्ड है, कितनी अच्छी है, तो उन्होंने कहा हम भी इसे अपनाएंगे। तो उन्होंने भी यूरोपियन आर्मी का स्टाइल अपनाया। महादजी शिंदे, हमने लास्ट क्लास में इनके बारे में भी पढ़ा था। तो इन्होंने अपनी खुद की यूरोपियन स्टाइल आर्मी डेवलप करी। जो मराठास थे वो जैसे कि तलवारें हो गई, लैंसेस हो गए, गन्स हो गई, रॉकेट्स हो गए। रॉकेट शिवाजी महाराज के टाइम से इस्तेमाल होना शुरू कर दिए हो गए थे। उन्होंने ये सब यूज करते थे। सबसे ज्यादा वो स्वॉर्ड्स मतलब तलवारों का ज्यादा यूज करते थे। और 1770 तक उन्होंने मेटल ट्यूब रॉकेट्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे दे रखी है। अब किलों की महत्व क्या था उस वक्त। आप लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि जो महाराज होते थे उस वक्त, वो किलों को पे ज्यादा कब्जा करते थे, वो किले ज्यादा एक्वायर करते थे। तो किले की इम्पोर्टेंस क्या थी। तो ये माना जाता था कि किले जो मराठास की पावर है, मराठास की जो शक्ति है, उसके लिए किले बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उनकी शक्ति ही किलों से आती थी। शिवाजी महाराज ने खुद भी बहुत सारे किले बनाए थे और उन्होंने बहुत सारे किलों पे राज भी किया था। उन लोगों का मानना था जो किले हैं वो उनके जो इम्पोर्टेंट रास्ते, देखो किलों कहीं कहीं पे किले सी के पास भी बनाए जाते थे, शहरों में भी बनाए जाते थे। तो उनसे वो इम्पोर्टेंट रास्तों पे नजर रख सकते थे, इम्पोर्टेंट रास्तों को बचा सकते थे। किलों की मदद से वो अपने किंगडम को बचा सकते थे, क्योंकि किले की दीवारें ऊंची होती थी, उनके लिए लड़ना आसान होता था, दुश्मनों पे हावी करना आसान होता था। और गुरेरिया वारफेयर में भी उनकी मदद करते थे। मतलब किलों में छुप के हमला करना, इन सब चीजों में भी किलों उनकी मदद करते थे। ठीक है, शिवाजी महाराज के फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जो वित्त मंत्री होते हैं, जो पूरा कैश का हिसाब रखते हैं, वो कौन थे। रामचंद्र पंत अमात्य। उन्होंने एक बुक लिखी अध्ययन आपत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते थे रॉयल एडिक्ट। और उसमें उन्होंने बताया कि किलों की उस वक्त क्या इंपॉर्टेंस थी। वो मैंने जब आगे एनसीईआरटी का एसेस लगाया उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज यहाँ पे हिंदी में दे रखी है कि किलो का महत्व क्या होता था। यही सारी चीजें यहाँ पे हमें हिंदी में बता रखी है, तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स है वो यहाँ से पढ़ लेना। अब उस वक्त कन्होजी आंग्रे बहुत फेमस हुए थे। मराठास के रूलर थे ये। तो कन्होजी आंग्रे कौन थे। 18th सेंचुरी में जो कन्होजी आंग्रे थे वो मराठा की जो नौसेना थी, मतलब मोस्टली जो आप वो कह सकते हो, जो हमारी पानी की समुद्री जो सेना थी उसके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। वो बहुत ज्यादा फेमस कमांडर मतलब प्रमुख जो सेनापति होते हैं वो बने थे उस वक्त। उन्होंने बहुत सारी जो युद्ध लड़े गए, उसमें समुद्र के तट पर बहुत सारे जो युद्ध लड़े गए, उन्होंने इसमें बहुत सारी चीजें जीती। मतलब उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते। उनको जो सीधा समुद्र था और उसके आसपास का जो छोर थे, उसके आसपास का जो एरिया था, उसकी उनको अच्छी जानकारी थी।
और उनके जो युद्ध लड़ने की नीतियां होती थी, उस वक्त जो स्ट्रेटेजीज बनाते थे कि हम यहाँ से हमला करेंगे, वहां से हमला करेंगे, तो वो बहुत अच्छी नीतियां बनाते थे जिनसे वो युद्ध जीते। तो इस वजह से वो उस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। और मराठास की जो शिप थी वो यूरोपियन शिप से कम एडवांस थी, मतलब उनके पास ज्यादा अच्छे वेपन्स थे, वो ज्यादा अच्छी थी, बट फिर भी जो मराठा सेना थी वो हमेशा जीतती थी, क्योंकि वो अपनी जो स्ट्रेटेजीज थी, अपनी जो नीतियां थी वो इतनी अच्छी बनाती थी। ठीक है, अब जो यूरोप के लोग थे उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, मतलब जब मराठा ने भी अपनी नौसेना बना दी तो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो जो यूरोप की जो सेना थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, तो जो इंडिया शिप वहां जाती थी ना, तो वो उन्हें पास खरीदने बोलते थे कि अगर आपको समुद्री रास्ते से हमारे एंटर करना है तो आपको एक पास देना पड़ेगा, जिसका नाम हो जाता है कार्टास। ठीक है, तो जो शिप्स ये वाला पास नहीं लेती थी, बिना इस पास के अंदर घुसने की कोशिश करती थी, उनको उनको वो जब्त कर लेते थे, उन पे कब्जा कर लेते थे। तो मराठास ने क्या करा, उन्होंने ना अपोज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अच्छा तुम हमसे पास लेते हो, अब तुम्हें भी हमसे पास लेना पड़ेगा और तुम्हें भी हमें पास देना पड़ेगा, तभी हम तुम्हें एंटर करने देंगे। तो जो यूरोपियंस थे वो गुस्सा होकर उन्होंने कनौजी आंग्रे को पायरेट का नाम दे दिया, मतलब एक समुद्री डाकू का नाम दे दिया कि जो समुद्र के रास्ते से आके लूटपाट करके चले जाते हैं। उन्होंने कनौजी आंग्रे को समुद्री डाकू यानी पायरेट का नाम दे दिया, क्योंकि कनौजी आंग्रे का ये आइडिया था कि हम भी ऐसे तुम लोगों से पास लेंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हिंदी में बोली गई कि उन्हें समुद्री डाकू का नाम दिया गया, बल्कि वो मराठा की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि भाई हर बार पास खरीदने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता था, बहुत सारी रकम देनी पड़ती थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि अगर आप हमसे लोगे तो हम भी आपसे पास मांगेंगे। ठीक है, अब उस वक्त न्याय कैसे दिया जाता था, उस वक्त का जो जुडिशियल सिस्टम था हमारा, मतलब न्याय देने का सिस्टम था, वो कैसा था, तो वो ना एफिशिएंट, मतलब बहुत अच्छे से था, बहुत अच्छे से न्याय दिया जाता था, बिना किसी निष्पक्ष के, मतलब बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर न्याय दिया जाता था। और मृत्यु दंड जैसे बोल देते ना कि पहले तो मृत्यु दंड दे देते हैं छोटी बात पे, पर मराठा लोग बहुत ही कम, मतलब मराठा का जो टाइम था उस वक्त बहुत ही कम मृत्यु दंड दिया जाता था लोगों को। इसलिए हर चीजों को आराम से सॉल्व करने की कोशिश की जाती थी। पंचायत बैठती थी, पंचायत के जो लोग होते थे वही उसको सुलझाते थे, मतलब वहाँ के मान लो ये एरिया थे, यहाँ के जो भी ऑफिशियल थे, पांच लोग मिलकर पंचायत बनाते, जैसे अभी गांव में पंचायत चलती है, तो उस वक्त वैसे ही पंचायत बैठती थी और पंचायत ही मिलके सॉल्व करती थी। हाँ, मान लो किसी को पंचायत का फैसला पसंद नहीं आया, तो वो फिर जो भी वहाँ का शासक होता था उसके पास वो जाके अपनी गुहार लगा सकता था कि हाँ मुझे इनका ये पसंद नहीं आया, इनका ये फैसला था, आप मेरे लिए जस्टिस करो, ये सब। और जो बड़ी बड़ी सिटीज होती थी, जो इम्पोर्टेंट सिटीज होती थी, जैसे पुणे, इंदौर, वहाँ कोतवाल, मतलब वहाँ पुलिस ऑफिसर होते थे, जैसे आजकल पुलिस होती थी तब वहाँ पुलिस ऑफिसर होते थे जिन्हें कोतवाल बोलते थे, और वो वहाँ पे फिर न्याय देते थे। ठीक है, यही चीज यहाँ पे हिंदी में दे रखी है सारी। अब ट्रेड, मतलब वो व्यापार कैसे करते थे, तो छत्रपति शिवाजी ने व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। वो चाहते थे कि अंदर ही इंडिया में भी बहुत ज्यादा व्यापार हो और बाहर के देशों से भी हम बहुत ज्यादा अच्छे से व्यापार करें। वो उनके जितने भी मतलब मंत्री वगैरह थे, जो भी उनके बड़े बड़े ओहदे पे थे, जो उनके यहाँ पे लोग, उन सबके पास अपनी शिप्स होती थी, मतलब उन सबके पास अपने जहाज होते थे जिनसे वो बाहर के देशों के साथ व्यापार करते थे। और वो जैसे मोका जो यमन में है, मस्कट जो ओमान में, मलक्का जो मलेशिया में, ऐसी ऐसी जगहों पे उनकी शिप जाती थी, मतलब इन पोर्ट्स पे उनकी शिप जाती थी और वहां से ट्रेड करते थे। वो जनरली बाहर से जो सामान मंगवाते थे वो था सोना और टेक्सटाइल्स, सॉरी एक्सपोर्ट, मतलब बाहर वो ज्यादा सोना और टेक्सटाइल बेचते थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया का कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा था, तो वो बाहर मतलब कपड़ों का सामान ज्यादा भेजते थे, सोना ज्यादा भेजते थे। और जो वहां से भी उनके पास जो भी रिवेन्यू आते थे, पैसे आते थे, उनसे वो रोड्स बनाते थे, ब्रिजेस बनाते थे, और वो जो अपनी ये फेरी सर्विसेज है, मतलब ये जो नौकाएं वगैरह उनको अपग्रेड करते थे, उनको मेंटेन करते थे। खासकर ये जो फेरी सर्विसेज है उन्होंने ओडिशा में ज्यादा चलाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये चीजें यहाँ पे हिंदी में। अब कल्चर को कैसे प्रोटेक्ट किया था उस वक्त, मतलब आपको पता ही है, हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि किसी भी जगह की संरक्षण के लिए उसकी संस्कृति बहुत जरूरी है। अगर कहीं की हम संस्कृति को ही नहीं बचाएंगे तो उस जगह का कल्चर ही नहीं बचेगा। तो छत्रपति शिवाजी ने जो भारत का कल्चर था उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करा। संस्कृत और मराठी लैंग्वेज पर उनका ज्यादा फोकस था, क्योंकि वो महाराष्ट्र में था, वो मराठी ज्यादा फेमस थी, तो उन्होंने मराठी लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस करा, साथ साथ उन्होंने संस्कृत पे भी फोकस करा। और उनकी जो रॉयल सील थी, मतलब रॉयल सील उस वक्त होती थी, मान लो मैंने कोई पत्र लिखा, मैं राजा हूँ कहीं कि मैंने कोई पत्र लिखा, अगर उस पत्र पे वो रॉयल सील मतलब वो स्टैंप लग गई, तो उसको अब सबको उसकी सबको उसको मानना पड़ेगा। रॉयल सील वो होती थी जिसके पास भी होती थी, सबको उसकी आगे का पालन करना पड़ता था।
और वो होते हैं ना पत्थर की लकीर टाइप होती थी रॉयल सील, तो उन्होंने उस पे जो लिखवा रखा था अपना नाम वगैरह वो सारा संस्कृत में लिखवा रखा था, ना कि पर्शियन लैंग्वेज में। उस वक्त पर्शियन लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती थी, उनके वहां तो मराठी भी होती थी, पर उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में लिखवा रखा था। और उन्होंने एक बुक जिसका नाम था राज्य व्यवहार कोश, उसमें उन्होंने बहुत सारे संस्कृत वर्ड, पर्शियन वर्ड्स का संस्कृत वर्ड्स भी लिखवा रखे थे कि हाँ इस वर्ड को हम संस्कृत में ये बोलते, इस वर्ड को हम संस्कृत में ये बोलते, जो ज्यादातर व्यापार करने में इन सब चीजों में उपयोग आते थे। शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों का, वो सभी धर्मों की इज्जत करते थे, उनको ये नहीं था कि कोई इस धर्म से तो इसकी मैं इज्जत नहीं करूंगा या इस धर्म की मैं इज्जत नहीं करूंगा, वो सभी धर्मों की इज्जत करते थे। वो खुद हिंदू धर्म को ज्यादा मानते थे। उन्होंने जो भी मुगल्स के रूल में मंदिर वगैरह टूटे, उन्होंने उनको फिर से बनवाया। उन्होंने मराठी और संस्कृत के जो ग्रंथ थे उसका जो साहित्य था उसको ज्यादा प्रमोट किया, उसको ज्यादा उसको बढ़ावा दिया। उन्होंने जो ट्रेडिशनल आर्ट होती थी उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया कि हाँ आप लोग अपनी ट्रेडिशनल आर्ट करो, आप अपनी कला दिखाओ। और उन्होंने जो क्या कहते हैं रिलीजियस मतलब जो धार्मिक संस्थान थे उसको भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, उनको भी सपोर्ट किया। और उनका जो स्वराज्य मतलब अपना ऊपर खुद का रूल करना, कोई है नहीं कोई हम पे इतना अपोज कर रहा है कि मराठास ने किसी के ऊपर कुछ भी कुछ अपोज नहीं करा। उन्होंने सबको उनकी आजादी दी। पीछे आप लोगों ने देखा होगा कैसे मराठास ने अपना डिसीजन किसी पे कभी फोर्स नहीं करा। उन्होंने मान लो कोई झगड़ा भी सॉल्व करना तो उन्होंने कहा पहले आप अपने लेवल पे सॉल्व करो, अगर आपको फिर कोई दिक्कत है फिर आप मेरे से आओ। तो ऐसे मराठास ने कभी कुछ नहीं करा। उनका स्वराज्य का आइडिया था जो हाँ आखिरी में आके थोड़ा हिला, बट हाँ स्वराज्य के आइडिया से लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए थे। ठीक है, यहीं पे ये सब चीजें हिंदी में दे रखी है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे हुआ था। अब मराठाओं का योगदान क्या था, मतलब मराठाओं से लोग कैसे इंस्पायर हुए थे कैसे नहीं हुए थे। मराठा से इंस्पायर होके नागपुर के जो भोसले क्लैन थी, मतलब नागपुर के जो भोसले शासक थे, उन्होंने भी वहां का जो स्थानीय संस्कृति थी, स्थानीय जो भी चीजें होती थी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। और लॉर्ड जगन्नाथ पुरी की जो पूजा की जाती थी, जो मतलब पहले मुगल रूल में जिसको मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन वगैरह हुआ था, बहुत चीजें बंद हो गई थी, उन्होंने उसको फिर से चालू करवाया मराठास के सपोर्ट से। भगवान जगन्नाथ की पूजा भी फिर से चालू हुई पुरी में। ठीक है, अब थंजावुर में मराठास का कैसे वो था, तो एकोजी शिवाजी के सौतेले भाई थे एकोजी, उन्होंने थंजावुर पे कब्जा किया। और जो थंजावुर के मराठास थे मतलब वो भी तो मराठा ही थे ना एकोजी, और शिवाजी के भाई थे, तो उन्होंने थंजावुर पे कब्जा किया। थंजावुर पे भी मराठास का रूल आ गया, तो वहां पे उन्होंने साहित्य को मतलब लिटरेचर को, जो वहाँ का साहित्य था कहानियां वगैरह थी उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करा। उन्होंने गाने को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, उन्होंने डांस को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, मतलब नृत्य को, सब जो नृत्य शैली चल रही थी उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट करा। उन्होंने नाटक को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। ठीक है, और उन्होंने मल्टी लैंग्वेज का कल्चर बनाया जिसमें तमिल तेलुगु मराठी तीनों लैंग्वेज का वहाँ कल्चर था, मतलब इन तीनों भाषाओं का वहाँ कल्चर था, वहाँ पे तीनों भाषाएं उपयोग में लाई जाती थी। ठीक है, अब सरफरोजी सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे। ये सरफरोजी सेकंड ने थंजावुर पे राज किया था। इनके बाद एकोजी के बाद इन्होंने थंजावुर पे राज किया, और इनको बहुत सारी इंडियन और यूरोपियन लैंग्वेजेस आती थी। इन्होंने एक मराठी प्ले लिखा जिसका नाम था देवेंद्र कुरवानजी, और इन्होंने कर्नाटिक म्यूजिक मतलब जो उस वक्त का म्यूजिक था उसको बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने भरतनाट्यम को बहुत सपोर्ट किया। उस वक्त भरतनाट्यम इन्हीं की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ था, इन्होंने भरतनाट्यम को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, इन्हीं की वजह से भरतनाट्यम का बहुत ज्यादा प्रचार हुआ था इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने धनवंतरी महल स्टैब्लिश किया था जहाँ पे लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाता था, इंडियन भी वेस्टर्न, मतलब जो भारत का उसमें ट्रीटमेंट का स्टाइल था, उपचार का जो स्टाइल था वो भी फॉलो किया जाता था, और बाहर के विदेशों का भी उपचार करने का स्टाइल यहाँ पे फॉलो किया जाता था। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब मुफ्त में सबका उपचार किया जाता था। इन्होंने इंडिया में पहली प्रिंटिंग प्रेस मतलब अखबारों का जो छपना होता था, इन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस चालू करी। और इन्होंने बृहदीश्वरा टेम्पल, आगे मैं आपको दिखाऊंगी एनसीईआरटी के इमेज में मैंने वो लगाया हुआ है। इन्होंने बृहदीश्वरा टेम्पल पे जो भोसले फैमिली के जो भी पूरा इतिहास था, इन्होंने वहाँ पे उसकी जो दीवारें मंदिर की उस पर इन्होंने पूरी हिस्ट्री लिखवाई थी। ठीक है, ये सब बातें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। और ये आज का आखिरी टॉपिक है कि मराठाओं की विरासत कैसी थी, इन्होंने आगे कैसे इंस्पायर करा ये सब। तो ब्रिटिश से पहले मतलब ब्रिटिश आई थी सबसे आखिरी, और ब्रिटिश का हम लोगों ने पोस्ट किया था। ब्रिटिश से पहले मराठास का सबसे बड़ा शासन था, मतलब ब्रिटिश को जो भी शासन वगैरह ब्रिटिश ने जिससे भी छीना है वो थे मराठा। उस वक्त मोस्टली मराठास रूल करते थे पूरी इंडिया पे। मराठास का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था मराठास ने, और उनका जो
शासन था, मतलब उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का था, ट्रेड वगैरह का था, वो व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी उनकी। उन्होंने भारतीय परंपराओं को फिर से जागृत किया था, उन्होंने भारतीय परंपराओं को फिर से फॉलो करने का लोगों को मोटिवेट किया था कि आप भारतीय परंपराएं फॉलो करो। और उन्होंने सभी धर्म की भी इज्जत की थी। और उनका जो स्वराज्य का आइडिया था, आगे आने वाली जनरेशन को इन्होंने बहुत ज्यादा इंस्पायर करा स्वराज्य के आइडिया की वजह से। और इसी की वजह से जो भारत को ब्रिटिशर से, मतलब भारत को जो ब्रिटिश शासन से आजाद करवाने की मुहिम जो हमारी चालू हुई थी, जो लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन चालू करा था, तो इसी स्वराज्य के आइडिया से आगे चल के वो स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित किया गया था, उसी की वजह से ये प्रेरित हुआ था। तो यही था हमारा चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि कैसे सिर्फ राजपूत या फिर सिख कम्युनिटी या फिर ओम्स वगैरह नहीं थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल को अपोज किया था। हमारे पास एक साइड बाय साइड एक और क्लैन राइज हो रही थी जो थी मराठास की क्लैन, और कैसे उन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगल को अपोज करा। एंड में आते आते उन्होंने दिल्ली पे सबसे ज्यादा शासन किया, दिल्ली पे क्या पूरे ओवरऑल इंडिया पे उन्होंने बहुत ज्यादा शासन किया। ओवरऑल इंडिया पे ऑलमोस्ट उनका ही कब्जा था ब्रिटिश के आने से पहले। और कैसे ब्रिटिश के लिए वो सबसे बड़ा खतरा भी था, कैसे उनकी रणनीतियां होती थी, कैसे उनकी न्याय व्यवस्था होती थी, कैसे वो अपनी आर्मीज रखते थे, कैसे वो अपने सैनिक संभालते थे। तो ये सब हमने पढ़ा। अब एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में से क्या क्या है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि मराठा आर्मी थे, 3 पार्ट्स में थे, हमने पढ़ा इन्फेंट्री, कैवेलरी, नेवी, फिर बारगिर्स और शेरदार्स यहाँ पे दे रखा है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि महादजी शिंदे यानी महादजी सिंधिया जो थे, उन्होंने कैसे यूरोपियन स्टाइल आर्मी रखी थी। और उस वक्त तलवारों और लेंसेज का बहुत ज्यादा यूज होता था, गन्स भी यूज होती थी, रॉकेट्स भी यूज होते थे, और मेटल ट्यूब रॉकेट्स भी यूज होना शुरू हो गए थे। ये चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी कि तलवारें और भाले सबसे ज्यादा यूज होते थे। उसके बाद बंदूकों का उपयोग हुआ, शिवाजी महाराज के समय रॉकेटों का भी उपयोग हुआ, फिर धातु नुकीली वाले रॉकेटों का भी उपयोग होने लग गया। देखो यहाँ पे सारे हथियार दे रखे हैं तुम्हारे रेफरेंस के लिए, बंदूकें हैं ये, रॉकेट्स हैं हमारे, ये तलवारें हैं, भाले हैं, ठीक है। और फोर्ट्स बहुत ज्यादा उस वक्त फोर्ट्स बहुत ज्यादा जरूरी थे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, रामचंद्र पत अमात्य ने अपनी बुक में लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि फोर्ट्स किसी भी राज्य का कोर होते हैं, मतलब किसी भी राज्य के लिए फोर्ट्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर फोर्ट्स नहीं होते तो कोई भी, मान लो किसी ने भी हमला करा तो जो हमारा राज्य है वो आसानी से उनके कब्जे में जा सकता है, पर फोर्ट्स की वजह से बहुत ज्यादा मदद होती है। तो इसलिए जो उनके जो भी राजा वगैरह थे वो फोर्ट्स बना के किसी भी जगह को एक्वायर करते थे, या अपने जो अपना जो भी राज्य है उसकी सुरक्षा के लिए वो फोर्ट्स बनाते थे। दिस किंगडम, मतलब जो मराठा किंगडम है वो ग्रेट मास्टर, मतलब जो छत्रपति शिवाजी को वो ग्रेट मास्टर के नाम से बोलते थे। उन्होंने कहा कि ये जो मराठा किंगडम है जो छत्रपति शिवाजी ने किलों के उससे बनाया, मतलब किलों की मदद से इन्होंने आज इतना बड़ा किंगडम बनाया है। और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो हमारे दुश्मन थे जैसे कि औरंगजेब, उन्होंने भी आने की कोशिश करी। और हमने बड़े बड़े देखो औरंगजेब हारा नहीं था, वो आखिरी में डेक्कन में इनसे युद्ध लड़ते लड़ते मरा था, पर वो हारा नहीं था कभी भी। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पे कभी नहीं लिखा कि हमने औरंगजेब को हराया था, उन्होंने यहाँ पे लिखा हमने बीजापुर और भगनगर के सुल्तान को हराया। ये सब कुछ इन किलों की वजह से हुआ था। और इसी की वजह से जो मराठा स्टेट थी, मतलब जो हमारा पूरा राज्य था, वो इतने सालों तक चल सका है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि वेस्ट कोस्ट को सिक्योर करने के लिए छत्रपति शिवाजी ने नेवी आर्मी बनाई थी, और कन्नौजी आंग्रे ने उसको सपोर्ट किया था, उसको गाइड किया था, वो उनके सेनापति थे। और उनकी जो क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी। और यूरोप की मेन स्ट्रेंथ उनकी नेवीज थी। और उन्होंने नेवल ट्रेड पासेज, जिसको कार्टास बोलते हैं पोर्टुगीज में, वो परचेज करने के लिए बोला। पर मराठास ने कहा हम नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा कि आप भी हमसे पास लो, जिसकी वजह से कनौजी आंग्रे को पायरेट का नाम दे दिया गया, समुद्री डाकू का नाम दे दिया गया। ये चीज यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। जुडिशियल जैसे मैंने आपको बताया, उस वक्त वो डेथ की सजा नहीं देना मानते थे कि किसी को भी मृत्युदंड नहीं देना चाहिए। वो चाहते थे आपस में बात करके छोटी मोटी सजाओं से सॉल्व हो जाए। पंचायत बैठती थी, और पंचायत ही मतलब वहाँ के जो ये बोल रहे हैं कि आजकल की जो पंचायत होती है उससे कंफ्यूज मत करना। वहाँ के जो भी ऑफिशियल्स होते थे, या जो भी वहाँ के मतलब बोलते हैं ना कि बहुत फेमस लोग होते थे, वो बैठ के पंचायत बनाते थे और वही जस्टिस देते थे। अगर किसी को पसंद नहीं आता था तो वो फिर मराठा चीफ से जाके जस्टिस मांग सकता था। और पुणे, इंदौर एक्सेट्रा में कोतवाल या पुलिस होती थी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। अब ट्रेड नेटवर्क्स के बारे में बता रखा है कि छत्रपति शिवाजी ने ट्रेड को कैसे बहुत ज्यादा इंकरेज करा, और वो फॉरेन ट्रेड में भी कैसे बहुत ज्यादा हिस्सा लेते थे। और जो उनकी शिप्स जाती थी उसमें गोल्ड और टेक्सटाइल्स, मतलब सोना और कपड़े होते थे।
और मोका, मस्कट और मलक्का में ज़्यादा इनकी शिप्स जाती थी, फिर रोड्स बनती थी और ये अपनी नौसेना भी उससे चलाते थे। इन्होंने बहुत सारी शिप्स, मतलब फेरीज होती है शिप्स जो मतलब आसपास में जाने के काम आती है, बोट्स वगैरह, ब्रिजेस बनी, ये सब। ये देखो ये महाराजा छत्रपति शिवाजी की सील है जिसमें उन्होंने इनके बारे में संस्कृत में लिखवा रखा है, ठीक है। उनका स्वराज्य का विजन लिखा हुआ है इस सील में। ये सील छत्रपति शिवाजी और सन ऑफ शाहजी वैक्सिंग लाइक द न्यू मून रिवर्ट बाय द वर्ल्ड रीजन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो सील है ये शाहजी के पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज की है और जो नवचंद्र के भांति बढ़ते हुए जनता के कल्याण के लिए राज करती है। नवचंद्र के भांति मतलब जैसे कि जो हमारा, आप ये बोल सकते हो जैसे चांद होता है ना, चांद छोटी छोटी स्टेजेस में ग्रो करते, पहले वो बिल्कुल नहीं था, फिर थोड़ा 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 ग्रो करते थे। उन्होंने अपने आप को चांद से कंपेयर किया कि जैसे एक नया चांद आता है, पूरा चांद आता है, उसी की तरह मैं भी हूँ और मैं अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करूंगा। तो ये यहाँ पे सील में ये सब चीजें लिखी हुई थी और ये यहाँ पे हिंदी में दे रखा है। फिर यहाँ पे राज्य व्यवहारक कोश मैंने आपको बताया था जिसमें मराठी लैंग्वेज को प्रमोट किया गया था। जो पर्शियन वर्ड्स के संस्कृत वर्ड्स बताए गए थे उसमें ये सब चीजें यहाँ पे दे रखी है और ये बता रखा है कि वो कैसे हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा मानते थे और उन्होंने वो बाकी धर्मों की भी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। और उनका जो सैफरन कलर का भगवा जो उनका झंडा था वो सभी मराठास ने अडॉप्ट किया और उन्होंने जो टूटे हुए मंदिर थे उनको फिर से बनाया, संस्कृत और मराठी लैंग्वेज को प्रमोट किया, उनके साहित्य को प्रमोट करा, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मतलब धार्मिक जो संस्थान थे उन्हें प्रमोट करा, ट्रेडिशनल आर्ट को प्रमोट किया, ठीक है। ये सब चीजें यहाँ पे हिंदी में, इंग्लिश में दे रखी है, ये सब चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। अब पीछे यहाँ पे बता रखा है, आगे होगा, एक मिनट मैं आपको आगे से दिखा देती हूँ। हाँ, तो उसके बाद भोंसले ऑफ नागपुर के बारे में यहाँ पे बता रखा है और यहाँ पे बता रखा है कि वुमेन्स का भी कंट्रीब्यूशन हुआ था जिसमें से दो के बारे में हमें पीछे दे रखा है आप लोगों की बुक में। तो वो थी एक तो ताराबाई। ताराबाई के बारे में हम लोगों ने, याद होगा आपको, लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था कि ताराबाई छत्रपति शिवाजी के जो बड़े बेटे थे राजा राम उनकी वाइफ थी। तो वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वीन की, अच्छी रानी थी और उन्होंने बहुत ज्यादा युद्ध लड़े। 18th सेंचुरी में अपने हस्बैंड की डेथ के बाद उन्हें पता था कि औरंगजेब की वजह से जो मुगल आर्मी डेक्कन में है और नॉर्थ इंडिया अनप्रोटेक्टेड था, तो उन्होंने, क्योंकि आफ्टर के 50 साल क्या था, औरंगजेब डेक्कन में युद्ध लड़ रहा था, तो उनको पता था कि जो नॉर्थ इंडिया है जहाँ पे मेन औरंगजेब राज करते हैं वहाँ पे इतनी आर्मी नहीं होगी, वहाँ पे कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं होगा। तो उन्होंने अपनी सेना बनाई और उन्होंने एक लार्ज मराठा मतलब बड़ी संख्या में अपनी सेना को इकट्ठा करा। उन्होंने जो नॉर्थ में मुगल के जो भी राज्य थे उनके ऊपर उन्हें कब्जा करने के लिए भेज दिया। तो जो भी मराठा का एक्सपेंशन नॉर्थ में हुआ है वो कह सकते हो वो ताराबाई जी ने ही शुरू किया था। और जो उनके मतलब उनका जो सेना का संचालन करने का जो उनका ढंग था, जो उनकी नीति बनाने की थी, उसकी वजह से मराठास की बहुत मदद हुई और मराठास मतलब मराठास पे कभी औरंगजेब कब्जा नहीं कर पाया, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। अगली हमारी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर होलकर डायनेस्टी की थी और मराठा एक्सपेंशन, मराठा जब नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंड कर रहा था तो उस वक्त एक चीफ फैमिली थी होलकर्स की, तो उसमें जो थी अहिल्याबाई होलकर वहाँ की थी। और यहाँ पे मतलब उनके बारे में दे रखा है कि कैसे जहाँ पे उनके हस्बैंड का जो भी राज था, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, 18th सेंचुरी के वक्त की बात है, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, उनके बेटे की डेथ के बाद उन्होंने स्टेट को 30 साल तक उन्होंने स्टेट पे राज करा, वहाँ के लोगों की मदद करी, वहाँ का राज्य चलाया। ये नहीं कि उनके हस्बैंड की डेथ के बाद उनके राज्य पे किसी और ने कब्जा कर लिया, उन्होंने खुद उस राज्य को रूल किया है। और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को फिर से बनाया, उन्होंने बहुत सारे घाट को इन सबको फिर से बनाया, सड़कें बनाई केदारनाथ से नॉर्थ से रामेश्वर इंद्र सागर यहाँ तक के उन्होंने बहुत सारी सड़कें बनाई। उन्होंने काशी विश्वनाथ का टेम्पल भी फिर से बनाया जो औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। सोमनाथ का टेम्पल गुजरात में है जो मोहम्मद और गजनी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उन्होंने उसको फिर से बनाया। और अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर वीविंग इंडस्ट्री जो एमपी में उसको भी रिवाइव करा, उसको भी बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि आप लोग ऐसे बुनकर का काम करो। और बहुत ज्यादा उन्होंने हैंडलूम को भी बहुत ज्यादा दिखाया। तो ये दिखाया कि कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड और बेटी की डेथ के बाद हार नहीं मानी और वो भी लड़ती रही, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हिंदी में दे रखी है और उनकी स्मृति में ये एक डाक टिकट जारी किया गया था, ये वो है यहाँ पे, ठीक है। अब थंजावुर के एकोजी ने थंजावुर पे रूल करना शुरू किया था जो छत्रपति शिवाजी के भाई थे।
ये चीजें हिंदी में दे रखी है। ये देखो यहाँ पूरा जो भोसले क्लैन की हिस्ट्री है यहाँ पे उन्होंने सैफोजी सेकंड ने लिखवाई थी। ठीक है, उन्होंने देवेंद्र कुरवांजी नाम का मराठी प्ले लिखा था जहाँ पे उन्होंने जो ज्योग्राफी थी, मतलब जो भूगोल था, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। जितनी ज़्यादा उस वक्त लोगों को होती थी उतनी ज़्यादा डिटेल में उन्होंने इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा था। और उन्होंने टैलेंटेड म्यूजिशियंस को बहुत ज़्यादा सराहाया, उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और उन्हीं के वो कर्नाटिक म्यूजिक ने भी बहुत ज़्यादा बड़ा कर्नाटिक म्यूजिक बहुत ज़्यादा ग्रो किया। और जो भरतनाट्यम था वो भी उन्हीं के वक्त ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ हिंदी में दे रखी है। यहाँ सरफरोजी के बारे में भी दे रखा है कि उनको मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उन्होंने धन्वंतरी महल बनाया जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होता था। और उन्होंने भोसले क्लैन की हिस्ट्री भी लिखवाई बृहदीश्वरा टेम्पल में जो थंजावुर में है। और थंजावुर का उस वक्त जो एनवायरनमेंट था वो मल्टीलिंगुअल हो गया था क्योंकि वहाँ के जो लोकल थे वो तमिल कल्चर और तेलुगु कल्चर के थे। वो जो लोकल थे वो तमिल कल्चर के थे, उनके जो पहले राजा थे वो तेलुगु कल्चर के थे। और जो अब राजा आए थे वो मराठी कल्चर के थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे मल्टी कल्चरलिज्म हो गया, सब एक दूसरे से मल्टी कल्चरलिज्म में आराम से बात करते थे। कोई ये नहीं था कि ये इस कल्चर का हम इसके बात नहीं करेंगे। तो बहुभाषी परिवेश बहुत अच्छे से चलता था वहाँ। ठीक है, ये चीजें हिंदी में दे रखी है। अब मराठा लेगेसी के बारे में यहाँ दे रखा है कि जो मुगल डोमिनेंस थी उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज किया। और इंडिया एम्पायर में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था, इन्होंने सबसे ज़्यादा रूल किया। ये सब चीज़ें यहाँ दे रखी है। और उन्होंने राज करने का एक नया तरीका राज करने का इन्होंने एक नया तरीका जारी किया, एक नया प्रशासन का तरीका जारी किया। उन्होंने जो हिंदू ट्रेडिशंस थे जो औरंगजेब ने और अलग अलग रूलर्स ने आके ख़त्म कर दिए थे, उन्होंने उसको फिर से चालू करवाया। और उन्होंने जो ऑप्रेसिव रूल मतलब कोई आपके ऊपर दबाव डाल रहा है, कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है, उन्होंने उसके खिलाफ अच्छे से लड़ाई करी। उन्होंने फॉरेन पावर को भगाया। और आगे भी फॉरेन पावर को भगाने में उनका स्वराज्य का आइडिया बहुत काम आया। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे भारतीयों को इस चीज़ में बिलीव दिलवाया कि हम अपने खुद पे राज्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंडियन फ्रीडम मूवमेंट भी शुरू हुआ था। ठीक है, तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट शुरू होने में सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ माना किसका जाता है? स्वराज्य का, जो किसने स्टैब्लिश किया था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। ये चीज़ यहाँ पे हिंदी में दे रखी है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और मराठास की पूरी हिस्ट्री अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी। बाकी आप लोगों के क्विक रिवीजन के लिए मैं इन चैप्टर से रिलेटेड रील्स भी बना के पोस्ट करती हूँ। बहुत यूट्यूब चैनल पे आपको शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएंगी रील्स, या आप प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो आपको प्लेलिस्ट में भी इनके क्विक रिवीजन के लिए रील्स मिल जाएंगी। साथ ही में अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द ब्रेन कैनवस पे जाओगे वहाँ भी आपको रील्स मिल जाएंगी, बहुत इंग्लिश एंड हिंदी की चैप्टर्स की। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो से अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, आपको कैसी लगी, आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, वो भी आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।